न्यूज 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। बुधवार है और चर्चा का जो प्रोग्राम है वो लेकर के हम आते हैं, लेकिन आपको पता है कि आचार संहिता है और इस वजह से थोड़े से प्रोटोकॉल्स का पालन हमको करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप बेफिक्र रहें, क्षेत्र की जितनी भी खबरें हैं, जितने भी समाचार हैं वो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्र लेवल की खबरें हों, क्षेत्रीय खबरें हों। दूसरी बात, इन दिनों चुनावों का मामला चल रहा है ना, चुनावी माहौल है, तो उसी को लेकर के तमाम अपडेट जो है वो आपको दिन भर हम देने का प्रयास करते हैं। कल दशहरे का त्योहार था और पूरे देश भर में धूमधाम से दशहरे का त्योहार मनाया गया। विजयदशमी बहुत धूमधाम से पूरे देश भर में मनाई गई। कल हमने भी आपको गंगापुर का जो दशहरा है वो दिखाया था। 31 फुट के रावण का दहन हुआ था। जरूर थोड़ी सी चर्चा हुई थी किसी चीज को लेकर के, और चर्चा का यही था कि साहब परंपरागत तरीके से हम दशहरा मैदान पर मनाते आ रहे थे, फिर उसको उसके दहन में इतना विलंब क्यों हुआ, एक बात। दूसरी बात क्या है कि कई चीजें ऐसी भी निकल करके आ रही हैं सर जो अच्छी नहीं है, शहर के लिए तो कम से कम अच्छी नहीं है। और जितने भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक चीज पूछना चाहूंगा मैं। आज आपको ये बताना है कि हम कहां से लाइव कर रहे हैं, है ना, आपको ये बताना है। नहीं 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 नहीं, लेट नहीं दिखा रहे भाई, लेट नहीं दिखा रहे। आज हमको क्या है कि एक अच्छी सी लोकेशन चाहिए थी। हम ये सोच रहे थे यार कुछ अलग तरीके से और अलग जगह से आज करें। पहले हमारा मानस ये था कि हम फवारे चौक से लाइव करें। आपको याद होगा कोरोना के टाइम से वहीं से हमने शुरुआत की थी। स्पेशली मैं तो अपनी कह देता हूं कि मैंने वहां से शुरुआत की थी लाइव आप लोगों से जुड़ने की। तो आज वहां से लाइव करने का मूड था कि चलो वहां से लाइव करेंगे और अच्छा लगेगा लोगों को भी। लेकिन लाइटिंग नहीं थी आज वहां, जो लाइटें हैं बड़ी हाई मास्क लाइटें वो आज बंद पड़ी है वहां पर, तो रोशनी पर्याप्त नहीं थी। फिर हमने सोचा कि चलो किसी दूसरी जगह से जाकर के और आज लाइव करते हैं। तो पहले तो मेरे जितने भी सम्मानित दर्शक हैं वो मुझे ये बताएं, आप में से कोई अनुमान लगा सकता है कि इस वक्त हम कहां से लाइव कर रहे हैं। राधे राधे सभी को। रामकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जाहिद मोहम्मद हमारे साथ में जुड़े हैं, संतोष कुमार गुप्ता हैं, तेजराम सैनी हमारे साथ हैं, कमलेश माली हमारे साथ हैं। भाई साहब धन्यवाद। हीरालाल मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अशोक सुप्रिया अग्रवाल बिल्कुल हमारे नियमित दर्शक हैं। गुलशन कुमार सैनी है, शुभम शर्मा है, मुनेश कुमार सैनी है, हेम सिंह है और प्रेम सिंह माली है, विक्रम सिंह सैनी है और राम हरी खटाना कैमरी से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी करते चलना, शेयरिंग में कमी मत रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, क्योंकि कारण यह है आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। आप में से कोई फटाफट मुझे बताओ, कैमरा को घुमाओ। नहीं, क्यों घुमाए, नहीं घुमाना। हम आज आपको ये एक, हाँ चलो 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 ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो एक बार कैमरा हम थोड़ा सा घुमाएंगे, ज्यादा नहीं घुमाएंगे, कि आज हम कहां पर हैं और आपको ये बताना है ये कौन सी जगह है। तो कैमरामैन जो है वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हम कौन सी जगह हैं, और आप में से जो अनुमान लगाए वो मुझे बता देना कि कौन सी जगह है हम, ठीक है ना, ताकि तुरंत आपको ये अनुभव हो सके कि हम बहुत खूबसूरत जगह पर हैं आज, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कह रहे हैं राकेश जी जेल के अंदर। सर जेल के अंदर इतने बढ़िया फानूस वगैरह थोड़ी लगे होते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, जेल के अंदर कैसे, मंगल होटल में नहीं सर। आबिद जी ने सही पकड़ा है, आबिद भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस वक्त हम मौजूद हैं नरूका के पगड़ी रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, वहां से मैं आज आपको ये लाइव दिखा रहा हूं। और मैं भी नियमित हूं सर। कौन कह रहे हैं, जय सिंह जी, बिल्कुल 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 सर। नरूका प्राइड जो हमारा पगड़ी रेस्टोरेंट है वहां से मैं आज आपको ये लाइव दिखा रहा हूं। तो पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राजेश जी जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी, और नरूका प्राइड के जो ऑनर हैं उनको भी, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और यहां से आपको लाइव दिखा रहे हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबरें हैं, आगरा से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आज पातालकोट एक्सप्रेस के 2 जनरल डिब्बों में भीषण आग लग गई थी। हादसा शाम को 4:45 पर हुआ था और भांडई रेलवे स्टेशन के पास में यह हादसा हुआ था। यात्रियों ने कूद करके अपनी जान बचाई। उस समय 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी और हालांकि इसमें 2 लोग झुलसे हैं, कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, रेलवे के उच्च अधिकारी वहां पहुंचे हैं। जांच की जाएगी कि कारण क्या रहा, लेकिन शुक्रिया रहा कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। राहुल गांधी का एक इंटरव्यू, जी हां, एक वीडियो है जो 14 अक्टूबर का है, लेकिन वो अब वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया है जम्मू कश्मीर के पूर्व जो राज्यपाल रहे हैं, उपराज्यपाल
सत्यपाल मलिक उनका। कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने उनसे खुलकर के बेबाक तरीके से चर्चा की और कई सवालों का जवाब उन्होंने खुलकर के दिया है। सत्यपाल मलिक अब से पहले कई बार मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ खुलासा कर चुके हैं। इसी को लेकर के सवाल जवाब राहुल गांधी ने किए और मलिक ने मणिपुर हिंसा, पुलवामा अटैक, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर खुलकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस वीडियो में 28 मिनट का ये वीडियो है। 370 वापस करना चाहिए, ये कहना है सत्यपाल मलिक का कि वहां की जो जनता है वो ये चाहती है वहां वापस जो है राज्य का दर्जा, अलग राज्य का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। पुलवामा हमले को लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे इसकी सच्चाई ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इसका राजनीतिकरण किया गया है। मणिपुर में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ये कहना सत्यपाल मलिक का कि मणिपुर में जो कुछ भी हिंसा हुई है पिछले काफी टाइम से वहां चल रही है, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने वहां पर नियंत्रण नहीं रखा। गलतियां होने के बावजूद भी वहां के मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया गया। इसके अलावा राहुल से उन्होंने एक बात और कही कि मैं लिख करके देता हूं, मोदी सरकार अब 2024 में नहीं आएगी, और यह दावा किया है सत्यपाल मलिक ने। आगे बढ़ते हैं। चुनावी मौसम में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने किया था। आज उनकी मीटिंग भी हुई है। कानूनी जो पहलू हैं इसको लेकर के उस पर भी चर्चा हुई है। और निजाम जी कह रहे हैं आरसीसी की छत के नीचे हो। बिल्कुल धन्यवाद सर, अच्छा जोक था। फिरोज भाई वेल डन, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी अब आखिरी लिस्ट कब निकालेगी? रामनिवास जोनवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, शेयर करते चलना भैया, अभी बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, है ना। आपके पास आवाज प्रॉपर आ पा रही है ना? कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट कब तक आएगी? बिल्कुल इसका जवाब देंगे। तुलसीराम जायसवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश मीना जी जुड़े हैं, रवि शर्मा हमारे साथ हैं। राधे राधे भाई साहब, और स्वागत है आपका भी। शेयर कम कर रहे हो यार, बहुत कम शेयर कर रहे हो। और जो निःशुल्क स्टार भेज सकते हैं ना वो भेजो। कल्लू कुमार प्रजापति जी शानदार न्यूज, धन्यवाद भाई। डालू बैंसला जी बहुत लंबे समय बाद जुड़े हो। अनवर जी कह रहे हैं आ रही है, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। ओके है, सभी मित्र वीडियो को शेयर करें, बस यही चाहते हैं हम भी, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। और देश भर के विद्यार्थियों को अब फालतू के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन है, इनसे निजात मिल जाएगी। एक अच्छी खबर आई है, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अब एक नई आइडेंटिफिकेशन जो कोड है वो जारी होगा। जैसे अपना आधार चलता है वैसे ही अब इन स्टूडेंट्स के लिए, हिंदुस्तान के 30 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत एक नया आई कार्ड इशू करेगी। यूनिक आईडी होगी वो, ठीक है ना, और वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होगी, जिसका नाम दिया गया है अपार, यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। इसमें उस बच्चे से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, और सबसे अच्छी बात है कि वो वेरीफाइड होगी। यानी आपको अब कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो यूनिक आईडी है उसको जैसे ही सामने वाला खोलेगा, आपकी एकेडमिक जानकारी जो है, एजुकेशन से रिलेटेड जो जानकारी है, वो टोटल वेरीफाई होकर के उस पर आ जाएगी। तो बच्चों को डॉक्यूमेंट्स खोने के, वेरीफाई करवाने के, है ना, इनकी अब टेंशन से निजात मिल जाएगी। तो ये एक यूनिक आईडी है जो अब जल्दी शुरू की जाएगी। शुरुआत में इसका जो पहला चरण होगा उसमें कम स्टूडेंट इसमें लिए जाएंगे और प्रयोग के तौर पर इसको किया जाएगा। और उसके बाद में देश भर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जहां भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वहां से उनका एक एकेडमिक परमानेंट नंबर जो है वो चालू हो जाएगा, और वो स्टूडेंटों के लिए एक अच्छी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि आम आदमी इतनी सारी आईडी का इस्तेमाल कर रहा है सर, उसे पता नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और पता नहीं कौन कौन सी आईडियों में उसको उलझा दिया। इन आईडी से कम स्टूडेंट को निजात मिलनी चाहिए। आज साहब मेरा ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, आज ये करवाना है, आज ये करवाना है, स्टूडेंट को इससे निजात मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डालू जी कह रहे हैं एकदम मस्त आवाज आ रही है, धन्यवाद भाई, शुक्रिया। और कल देश भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का त्योहार, विजयदशमी का त्योहार। और मैं तो ये जानता हूं कि रावण के जो 10 सर है ना, उनमें भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाले, महंगाई, बेरोजगारी, इनको खत्म करना ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई सी भी सरकार हो, मगर इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने दीमक लगाई है तो वो भ्रष्टाचार ने लगाई है।
उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। और विजयदशमी पर रावण का दहन तो हमने कर दिया, लेकिन इन बुराइयों का दहन कब होगा ये आपको और हमको किसी को पता नहीं है। सरकारें जो भी आती हैं वादे बड़े बड़े करती हैं, दावे बड़े बड़े करती हैं, लेकिन इस सेक्टर में काम अभी नहीं हो रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में क्या कुछ चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के 24वें मैच में आज नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा है। मेरे ख्याल से खत्म भी हो गया होगा, क्योंकि जब मैंने देखा था ना तो 5 विकेट तो निकल गए थे उनके 70-72 पे ही, तो और लक्ष्य इतना बड़ा था। ये जो वर्ल्ड कप है ना, ये कई रिकॉर्ड के लिए और कई ऐतिहासिक मूवमेंट्स के लिए याद रखा जाएगा। जैसा मैंने अपनी शुरुआत में कहा था, भारत की पिचेज हाई स्कोरिंग पिचेज है। कोई भी टीम आप देख लो, अच्छे स्कोर बन रहे हैं सर यहां पर, अच्छे स्कोर, यानी बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर उसने अपनी स्ट्रेटेजी का प्लान किया तो ठीक है, वरना जम करके धुलाई हो रही है हर बॉलर की, चाहे वो किसी भी देश का है। आज भी ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए, यानी 400 रन का लक्ष्य रखा है नीदरलैंड के सामने, और उसमें भी वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी लगाई है ग्लेन मैक्सवेल ने। 40 गेंदों में उन्होंने सैकड़ा पूरा किया, यानी मार्करम का जो रिकॉर्ड है 48 गेंदों वाला वो तोड़ दिया। तो इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी नए नए बन रहे हैं और कुछ अलग तरीके का ये वर्ल्ड कप नजर आ रहा है। हाई स्कोरिंग मैचेज चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और कई मायनों में ये जो वर्ल्ड कप है ये याद रखा जाएगा। इसके अलावा अब वर्ल्ड कप रोचक मोड़ पे पहुंच चुका है। देखो, अब मैं आपको बताऊं, कुछ टीमें ऐसी हैं जो बड़ा उलटफेर कर रही हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा करके जिस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है इस वर्ल्ड कप में, इसके अलावा अब रन रेट जो है ना ये मायने रखेगी। ज्यादातर टीमें बहुत बड़े अंतर के साथ में वर्सेस टीमों को हरा रही है। भारत अभी भी टॉप पर बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भारत को भी अब आने वाले दिनों में, आने वाले मैचों में हाई स्कोरिंग तरीके से और अच्छे मार्जिन के साथ में कुछ मैचेस जीतने पड़ेंगे, ताकि रन रेट जो है भारत की वो अच्छी रहे। आज की तारीख में दुनिया की तमाम टीमें जो हैं वो भारत को ही प्रबल दावेदार मान रही हैं कि वर्ल्ड कप इस बार भारत के कब्जे में ही जाएगा, झोली में जाएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना, जो छोटी छोटी टीमें हैं, अफगानिस्तान है, नीदरलैंड है, ये बड़ा उलटफेर कर सकती हैं और आगे जाकर के रन रेट जो है वो बड़ा इशू रहेगी इस वर्ल्ड कप में। शेयर करते चलें। आप एक बात बताओ सर, आप इस बात को क्यों नहीं कहते लाइव पर कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अशोक गहलोत ने कानूनी कार्रवाई करनी ही नहीं दी, जिनको भी आज तक एसीबी डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। जय भाई, इसका मतलब यह है कि आप रेगुलर प्रोग्राम नहीं देखते। अगर आप रेगुलर प्रोग्राम देखते तो हर रोज का जो खबरनामा आता है ना, उसमें कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई आंकड़े मैं हमेशा बताता हूं, और ये सही बात है जो आप कह रहे हो, और ये तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। खबरनामा में एसीबी इतनी कार्रवाइयां करती है, उनमें से कितने को खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश मिले गहलोत सरकार के द्वारा? नहीं मिले, उनको वापस बहाल कर दिया, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सर ऐसे ऐसे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और अब वो वापस प्रशासनिक अधिकारी बन करके बैठे। तो रेगुलर जब आप प्रोग्राम देखोगे तो कई चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दोनों राजस्थान के दौरे पर हैं। सिकराय आई थी, उसके बाद में तुरंत ही वो रणथंभौर आ गई। 2-3 दिन यहां आराम से उन्होंने मूड फ्रेश किया और उसके बाद आज वो पहुंच गई झुंझुनू। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो है, आज उनके तेवर भी अलग नजर आए। आज चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कुछ चीजों पर उन्होंने विशेष फोकस किया। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को तो लपेटा ही, साथ ही साथ उन्होंने कुछ मुद्दों पर लोगों का ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास किया है। मैं आपको बता देता हूं कि प्रियंका की सभा में, हालांकि जो आंकड़े वहां से आए हैं, पुलिस से जो हमने जानकारी जुटाई है कि प्रियंका की आज की सभा में 15 से 20 हजार लोग थे। इतने लोगों की भीड़ वहां जरूर थी। दूसरी बात, एक बड़ी बात आज प्रियंका गांधी ने कही कि मैं यहां वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपको जागरूक करने आई हूं, मैं आपको जगाने आई हूं। एक सरकार वो है जो भटकाने का काम करती है और एक सरकार वो है जो काम करती है धरातल पर। आप किसको चुनना चाहोगे, भटकाने वाली सरकार को या काम करने वाली सरकार को? प्रियंका ने किसानों की, जवानों की, युवाओं की, महिलाओं की हर मुद्दे पर बात की है और भावुक होकर के, इमोशनली भी
अटैच करने का प्रयास किया है अपनी भीड़ को और मतदाताओं को। वहीं मोदी सरकार के अधूरे वादे भी उन्होंने गिनाए हैं कि लिफाफे पर कुछ और लिखते हैं और अंदर से कुछ और निकलता है। इन बातों पर गौर किया, इन बातों से लुभाने का प्रयास किया प्रियंका गांधी ने। आगे मैं आपको बता देता हूं, वही प्रियंका ने झुंझुनू की अरड़ावता रैली में 2 चुनावी वादे भी आज किए हैं और आने वाले दिनों में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, घोषणा पत्र जारी करेगी, तो इनको डेफिनेटली शामिल किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो महिला मुखिया को, प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। बड़ा वादा है। प्रत्येक परिवार की महिला को 10,000 रुपए सालाना देना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घोषणा है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अब तक 500 रुपए में सिलेंडर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को मिल रहे थे, आने वाले दिनों में इसकी तादाद बढ़ाई जाएगी और राजस्थान की बहुधा जनसंख्या को, यानी ज्यादातर लोगों को अब 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से किसी ने बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे निवेदन है, प्लीज इस समय कोई कॉल नहीं करें, प्लीज इस समय कोई कॉल नहीं करें, लाइव टूटे ना, इसका विशेष ख्याल रखें आप लोग। ठीक है, हो गया सर, कंटिन्यू है ना, दर्शक जुड़ रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, जुड़ते चलें सर। और मैं माफी चाहता हूं क्योंकि क्या करें सर, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो समझते नहीं है इन चीजों को। तो कुल मिलाकर के ये कि प्रियंका ने आज झुंझुनू की रैली में बहुत कुछ खुल करके कहा और आज उनके अलग तेवर नजर आए हैं। दूसरी बात ये बताऊं मैं आपको कि ये जो बड़ी घोषणाएं हैं ना, ये आने वाले दिनों में घोषणा पत्र में शामिल होंगी। कांग्रेस इसको मैनिफेस्टो में शामिल करेगा डेफिनेटली है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर किसी बात को कहे और वो चीज घोषणा पत्र में शामिल ना हो, ये हो नहीं सकता। तो ये बड़ी बातें रही आज की रैली की। राजस्थान के भरतपुर और भरतपुर के बयाना से आज एक दिल दहलाने वाला वीडियो था जो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। दरअसल बयाना सदर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है अड्डा गुजर, जहां का यह वीडियो बताया जा रहा है कि निर्मम तरीके से ट्रैक्टर से कुचल करके और एक युवक की हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद था और मामूली से रास्ते को लेकर के विवाद था और यह मामला आज से नहीं चल रहा था, बहुत पहले से यह चल रहा था, बहुत पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस में मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। जो मृतक था नरपत सिंह, उसके पिता का यह कहना था कि साहब बार बार निवेदन करने के बावजूद भी पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि शिकायत करने पर हमको ही थाने में बैठा दिया गया और 15,000 रुपए लेकर के हमको छोड़ा गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया, इस बात को कि नहीं कोई पैसा वैसा नहीं लिया गया था और पुलिस जो है लगातार इसकी देखरेख कर रही थी। तो फिर क्या देखरेख किया? आज सुबह 8 बजे मैं आपको बता देता हूं, इस मामले में गांव के 2 पक्ष हैं, बहादुर गुजर और एक दूसरा पक्ष है इसी गांव का अतर सिंह गुजर। इनके बीच में ये विवाद बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। आज सुबह अतर सिंह गुजर का जो पक्ष था वो आया और दोनों आमने सामने हो गए, गाली गलौच हुई, पथराव हुआ, लाठी डंडे चले और उसी दौरान जो नरपत सिंह था 35 साल का, उसको जमीन पे गिरा दिया गया और उसके बाद में आरोपी ने 8 बार उसके शरीर पर ट्रैक्टर चलाया। मौत होने के बावजूद उस पर ट्रैक्टर वो चलाता रहा। परिवार वालों ने रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस की थोड़ी कुछ और निकल कर गया। पुलिस कह रही है कि जिसने ट्रैक्टर चलाया वो उसी का सगा छोटा भाई था दामोदर गुजर, जबकि पीड़ित परिवार का यह कहना है कि नहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से जो व्यक्ति था उसने ट्रैक्टर चलाया है नरपत गुजर के ऊपर और ट्रैक्टर चला करके उसकी मौत की है, जिसमें आरोपी बताया गया हनुमत सिंह जो ट्रैक्टर चला रहा था। इस मामले को लेकर के पुलिस ने टीम का गठन किया है, दबिश दी जा रही है। उसी के बाद से ये तमाम आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। लेकिन एक जघन्य हत्याकांड था, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है सर। आज वहां भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि अब इसको लेकर के राजनीति भी होगी, बीजेपी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, अरे साहब गहलोत के राज में इस तरह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है राजनीति तो होगी, ये सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नृशंस हत्या हुई है एक व्यक्ति की और इन लोगों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, जिस तरीके का वो वीडियो है। तो ये एक दिल दहलाने वाला वीडियो जरूर आज आया था भरतपुर से। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वोटर्स भी बढ़ रहे हैं।
जी हां, आपको याद होगा मैंने पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि 27 अक्टूबर तक आप अपना नाम मतदाता सूची में लिखवा सकते हैं। तो लोग उस काम को कर भी रहे हैं। पिछले 20 दिन में 1 लाख नए वोटर जो हैं वो जुड़े, और आज 25 तारीख है, यानी आपके पास में सिर्फ 2 दिन का समय और है। जिनका नाम अभी भी नहीं है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, ये नहीं है कि पूर्ण कर चुके हैं, अगर करने वाले हैं वोटिंग से पहले पहले, ठीक है ना, तो वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो लगातार वोटर्स की संख्या बढ़ रही है। शेयर कम कर रहे हो भाई? हाँ, मुझे मालूम है एक बार लिंक टूट गया इसलिए थोड़ी सी परेशानी आती है, वरना अच्छी खासी तादाद में थे लोग। हाँ, जम करके शेयर करो, जम शेयरिंग में कमी मत रखना। आज यूट्यूब पर नहीं है, फेसबुक पर है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चुनावी तापमान बढ़ने लगा है और मौसम का तापमान घटने लगा है। जी हां, अब सर्दी थोड़ी सी रंगत दिखाने लगी है। रात के समय जरूर तापमान कई शहरों का गिरने लगा है। कई शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा माउंट आबू में जो है दर्ज किया गया है। उसके बाद में सीकर का नंबर आता है जहां सर्दी ने दस्तक दी है। तो बिल्कुल अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी और चुनावों की गर्मी चढ़ेगी, है ना। तापमान वहां से तो घटेगा लेकिन चुनावों का तापमान बढ़ेगा। और आरएलपी और भीम आर्मी, ठीक है ना, चंद्रशेखर रावत ने जो पार्टी बनाई थी, इन दोनों में बहुत जल्दी गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल ये पुख्ता खबर मैं आपको बता रहा हूं। आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो, और भीम आर्मी जो है, इनमें गठबंधन हो सकता है। जातीय समीकरण को लेकर के ये अपनी अपनी सीटों में समझौता तय कर सकते हैं। दलित और जाट वोटर्स जहां हैं उस हिसाब से अपनी सीटें तय करेंगे और समझौता करेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति से यानी सियासी दंगल क्या है, राजनीतिक दंगल में हलचल क्या है। प्रियंका गांधी ने आज झुंझुनू में रैली की, एसिड का काम करी। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल से ज्यादा अच्छा और तथ्यात्मक बोलती है प्रियंका गांधी। उनमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि भी नजर आती है लोगों को, और लोग उसी रूप में उनको देखते भी हैं और बहुत सटीक बातें करती हैं, सार्थक बातें करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज झुंझुनू में उन्होंने राजस्थान में तीसरी चुनावी रैली की। हालांकि लोग उतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपनी बातों को उन्होंने सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ रखा है, पूरी दबंगता के साथ में रखा है। और भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर वो जम करके बरसी हैं। सीएम गहलोत कल अचानक पहुंच गए सूरसागर, जोधपुर में विधानसभा क्षेत्र सूरसागर, वहां पहुंच गए और वहां मुलाकात उन्होंने की है भाजपा की पूर्व वहां से जो विधायक रहा करती थी पिछले 7-8 बार से, सूर्यकांता व्यास, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और उनसे मुलाकात की है, औपचारिक मुलाकात इसको बताया जा रहा है। हालांकि अशोक गहलोत का कहना था कि मैं उनकी कुशल क्षेम पूछने गया था, हालचाल उनके जाने हैं, और जाते आते आते जब उन्होंने पैर छुए तो सूर्यकांता व्यास ने दुआएं दी, शुभकामनाएं दी और उनके सिर पर हाथ भी फेरा। ठीक है ना। अब जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती है ना, ये राजनीतिक हलचलों में किससे कौन मिल रहा है, कौन सा नेता किससे मुलाकात कर रहा है, इससे बड़ी टेंशन कई बार पैदा हो जाती है। लेकिन राजनीति क्या गुल खिलाएगी ये आगे जरूर देखना पड़ेगा। और इस बार बीजेपी ने, मैं आपको बता देता हूं, इस बार बीजेपी ने वहां से सूरसागर से देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा है, जबकि अब से पहले वहां सूर्यकांता व्यास को टिकट मिलता आ रहा था। उनका एक फोटो भी वायरल हुआ था जब मोदी साहब यहां आए थे कि साहब मेरा टिकट मत काटना। लेकिन इस बार क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, और 7-8 बार से वो वहां से विधायक हैं लगातार। मैं आपको बता दूं 2003 के बाद में कांग्रेस सूरसागर में जीती ही नहीं है, तो पहली बार ऐसे समीकरण कुछ नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दो चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने टेंशन बढ़ा रखी है। कांग्रेस की टेंशन बीजेपी के दो चेहरों ने बढ़ा रखी है, और बीजेपी की टेंशन कांग्रेस के दो चेहरों ने बढ़ा रखी है। दरअसल मैं आपको बताऊं, बीजेपी में सांसद दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनके सामने खड़ा करने के लिए कांग्रेस को कोई कद्दावर नेता नहीं मिल रहा है। जिससे बात करते हैं वही चुनाव से पल्ला झाड़ लेता है, नहीं साहब मैं तो नहीं लड़ूंगा। लालचंद कटारिया को लड़वा रहे थे, रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी तरह सांसद दिया कुमारी के सामने लड़ने के लिए भी कोई उम्मीदवार अभी तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के सामने बड़ा प्रश्न है। इसी तरह बीजेपी के सामने भी दो बड़े प्रश्न है, गहलोत और पायलट। इनके सामने किस कद्दावर नेता को खड़ा किया जाए, इनके सामने मैदान में किसको उतारा जाए, तो ये कांग्रेस के लिए भी टेंशन है और बीजेपी के लिए भी टेंशन है। कुछ किरदार क्या होता है कि बड़े हो जाते हैं, कहानी से बड़े किरदार हो जाते हैं कई बार। ठीक है सर, जुड़ते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल
परितोष का क्या रहेगा? अभी तक तो उगते सूर्य के साथ रहे हैं, आपका क्या विचार है? परितोष क्या है, मैं समझ नहीं पाया। विनोद मिश्रा जी नमस्कार, जुड़ते चलें सर, जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का, शेयर भी करते चलना। आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस ने धारीवाल आरटीडीसी के जो अध्यक्ष बनाए थे धर्मेंद्र राठौड़ और मंत्री महेश जोशी सहित 5 टिकट ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा है, और ये लोग अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। धारीवाल तो अभी भी थोड़ी सी अकड़ में है। 2-3 दिन पहले उनका बयान आया था, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो सोनिया गांधी चाहे जो होता है, ये बयान दिया था शांति धारीवाल ने। आला कमान के प्रति उनकी जो तलखियां चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं दिख रही है और वो नजर भी आ रही है, हाई कमान को भी नजर आ रही है। इसीलिए शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़, मंत्री महेश जोशी सहित 5 ऐसी सीटें हैं और 5 ऐसे लोग हैं जिनके टिकट अभी भी होल्ड पर रखे गए हैं। दोनों ही पार्टियों में टिकटों का विरोध जारी है। कांग्रेस की सूची आई तो उनका भी विरोध हो रहा है, बीजेपी की सूची आई तो उनका भी विरोध हो रहा है। बगावती सुर भी निकल करके सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अब बगावत करके चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जीतूंगा नहीं तो कम से कम खेल तो बिगाड़ूंगा, रायता तो फैलाऊंगा, और ये हर बार चुनावों में देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं इसको लेकर के कि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो देवताओं की शरण में है। महेश जोशी के टिकट को लेकर के संकट है, और आज उनका एक वीडियो आया था, गिरिराज धनी की शरण में पहुंच गए, वो कलक दंडोत कर रहे हैं, महाराज मेरा टिकट कैसे भी क्लियर करवा दो। ठीक है, सर्व ब्राह्मण महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, उन्होंने भी अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। इससे भी कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ेंगे कांग्रेस के। माफी चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक बार फिर लाइव कटा है, क्योंकि फिर से किसी ने कॉल कर दिया था। ये थोड़ी सी समस्या आ रही है हमको, और दर्शकों से आप कितना ही निवेदन कर लो, इनके समझ में नहीं आती कि सर गड़बड़ होती है बार बार और फिर लाइव कटती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि बगावती सुर हो या कुछ भी हो, लेकिन थोड़े से परेशान है। किशनगढ़ विधानसभा से बीजेपी के विकास चौधरी 2018 में इनको टिकट दिया गया था, वहां से रहे हैं ये विधायक। इस बार इनका काट दिया बीजेपी ने, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उम्मीद है तीसरी लिस्ट में शायद इनको कांग्रेस पार्टी से उतारा जा सकता है किशनगढ़ से। और सवाई माधोपुर से आशा मीणा भी कल ये क्लियर कर देंगी, वो भी निर्दलीय ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है सवाई माधोपुर से। आशा मीणा बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रही थी, पिछली बार उनको टिकट भी दिया गया था लेकिन वो हार गई थी दानिश से, और इस बार भी उनका नाम था पैनल में या पता नहीं क्या चक्कर पड़ा, लेकिन उनका टिकट काट दिया, और इसी को लेकर के वो नाराज हैं और बगावती सो रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे क्षेत्र की, आसपास के क्षेत्रों की। टोडा भीम के बालघाट थाना क्षेत्र के नांगल शेरपुर के जंगलों में आज एक युवक का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आखावाड़ा निवासी नवनीत मीणा के रूप में हुई है, और बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। उसके आसपास भी कुछ इंजेक्शन और सिरेंज मिली हैं, जो ड्रग्स वगैरह कुछ लेने के जो साधन है वो मिले हैं। और बताया जा रहा है कि पहले इसको नशा मुक्ति केंद्र भी रखा गया था 10-15 दिन, उसके बाद फिर वापस घर लाया गया, और कल फिर से ये घर से गायब था, और आज का शव पुलिस को मिला है। टोडा भीम क्षेत्र में कल शाम हल्की बारिश भी हुई है, जिससे किसान थोड़े से खुश हुए हैं, क्योंकि सरसों की बुआई इन दिनों चल रही है और पड़ाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसान को। ये थोड़ा सा जरूर एक फायदा हो जाएगा। बाकी सरसों की बुआई इस समय क्षेत्र में अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करौली की। करौली के मंडराल क्षेत्र में नींदर, झारीला और हीरापुर क्षेत्र में टाइगर के मूवमेंट से किसान डरे हुए हैं। इस समय किसान खेतों में है, खेतीबाड़ी का उसका काम चल रहा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे बेचारे सब खेतों में अपना टाइम गुजार रहे हैं, और ऐसे में अगर आसपास कोई जंगली जानवर हो तो दहशत तो होती है। उन लोगों ने मिलकर के आज एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है कि साहब ये टाइगर का जो मूवमेंट है इस पर एक ध्यान दिया जाए, इसको जल्द से जल्द कैप्चर किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि रात में जो किसानों को बिजली का दी जाती है 3 फेज लाइट, उसको दिन में दिया जाए। मेरे ख्याल से इस समय किसी भी फीडर में रात को सप्लाई नहीं होगी, दिन में चल रही है, और टाइम भी शायद 9 से 2 बजे का कर रखा है 3 फेज सप्लाई का। तो इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। एक बार देख लेना, वहां के जो किसान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है, गवर्नमेंट के आदेश तो दिन में लाइट देने के हैं 9 बजे से 2 बजे तक 3 फेज सप्लाई में,
और अगर फिर भी गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं मनमानी है। तो आज इसको लेकर के भी उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। करणपुर थाना क्षेत्र के अरोरा गांव में जलदाय विभाग की टंकी के निर्माण का काम चल रहा था। इस दौरान गिर करके एक मजदूर की मौत हो गई। ये मामला आया है, पुलिस ने सब करौली की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक भरतपुर के भुसावर थाने के जसवर गांव का रहने वाला था और पिछले 1 साल से इस टंकी का निर्माण काम चल रहा था और वहां वो मजदूरी का काम करता था। आज उसका बैलेंस बिगड़ा, 60 फीट ऊंची टंकी से वो गिर करके और उसकी मौत हो गई। घायल अवस्था में हालांकि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। करौली पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के पालन में निष्पक्ष मतदान को लेकर के फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा, भरतपुर रेंज आईजी और सीआरपीएफ के हथियारबंद महिला और पुरुष बटालियन के जो सैनिक हैं वो शामिल हुए थे। लोगों में एक विश्वास, एक भरोसा बना रहे कि बिल्कुल आप निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस आपके साथ। लांगरा थाना क्षेत्र के गुर्दे गांव में आज थ्रेसर में हाथ आने से एक व्यक्ति का हाथ कट गया और पीड़ित रामराज अपने खेत पर बाजरे की फसल निकलवा रहा था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। कांग्रेस के पूर्व विधायक दर्शन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। करौली से कहानी में आया ट्विस्ट। अभी तो देखना, वहां से बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने टिकट क्लियर नहीं किए हैं अभी तक। कांग्रेस से तो चलो 100% माना जा रहा है कि लाखन सिंह को दोबारा बना दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी किसको बनाएगी? और दर्शन सिंह, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं पहले और अभी भी वो लाइन में थे। उम्मीद थी कि शायद दर्शन सिंह को टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला और दर्शन सिंह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान वहां से किया है। बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबर है? छप्परपोश में आग लगने से 20 साल के विकलांग और मंदबुद्धि युवक की हुई मौत। हादसा खिर्री नगर पालिका का है और लाखों का घरेलू सामान भी जल गया। मृतक गोलू मीणा जन्म से ही मंदबुद्धि था और दोनों हाथ पैरों से विकलांग भी था, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई जलने से। सवाई माधोपुर मान टाउन थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान जब्त की 2,35,000 की नगद राशि गाड़ी के डैशबोर्ड में रखी हुई थी। ड्राइवर को जब पकड़ा योगेंद्र मीणा तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया कि ये पैसा कहां से आया उसके पास में, राशि किस काम के लिए लाई गई है। तो उस राशि को पुलिस ने जब्त कर लिया। अब तो यही चल रहा है हर नाके पर। किसानों को अब पड़ेगी खाद की जरूरत और ये खबर हम पहले से बताते आ रहे हैं। जैसे ही रबी का सीजन आएगा किसानों को खाद की जरूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंटों ने खाद की रिक्वायरमेंट भेजी है कि नहीं भेजी है, आपूर्ति हो रही है नहीं हो पा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। मैं आपको बताऊं, सवाई माधोपुर से जो खबर आई है, जिले में मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मांग के अनुसार अभी 35,000 मैट्रिक टन यूरिया और 20,000 मैट्रिक टन डीएपी आया है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसान को परेशानी ना हो और कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और फिक्स रेट में ही ये किसानों को मिलना चाहिए। आगे बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे जिले से क्या कुछ खबर है, गंगापुर सिटी से क्या कुछ हलचल। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं टिकटों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी और कांग्रेस से गंगापुर सिटी में किसकी दावेदारी आप जता रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अब तक दोनों तीनों लिस्टों को देखने से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा प्रयोग करेगी नहीं और गंगापुर सिटी से वर्तमान विधायक रामकेश मीणा का टिकट लगभग तय है, पक्का है, पुरानी लिस्टों को देखने के हिसाब से। बीजेपी वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा प्रयोग नहीं करेगी और पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जो है उनको प्रबल माना जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कुछ दावेदार और भी मजबूती से सामने खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। काम बोलता है। विधायक रामकेश मीणा ने जो काम किए हैं, चाहे वो जिला बनाने की सौगात हो, कुशालगढ़ श्याम बाबा का मंदिर हो, मऊकला अंडरपास हो, वजीरपुर को नगर पालिका बनाना हो, तलावड़ा को तहसील बनाना हो, ये काम हाईलाइट हुए हैं और ये काम बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सीट क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं 23 से 25 प्रत्याशियों की एक लिस्ट कल आने वाली थी, लेकिन नहीं आई कांग्रेस की। अब ये लिस्ट मैं आपको बता देता हूं, 28 तारीख को सीईसी की बैठक होगी दिल्ली में कांग्रेस की और बीजेपी की भी सीएसी की बैठक होगी। इसके बाद में जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो बहुत जल्दी आने वाली जो लिस्ट है उसमें डेफिनेटली अभी करौली का भी क्लियर नहीं हुआ है ना, हिंडौन का भी क्लियर नहीं हुआ है, गंगापुर का भी क्लियर नहीं हुआ है। इन विधानसभा क्षेत्रों, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पर सबसे ज्यादा फोकस है दोनों ही पार्टियों का,
कि यहां से किसी भी तरीके से ये सीटें निकाली जाएं, और उसी को लेकर के दोनों पार्टियां फोकस भी कर रही हैं, उसी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए खिचड़ी बन रही है। सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस से दानिश अबरार हो गए, बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो गए, लेकिन बीच में सेंग लगाई आशा मीणा जो कल स्थिति क्लियर कर देगी। और सुनने में यह भी आ रहा है कि सवाई माधोपुर से जो टिकट मांग रहे थे लईक अहमद, वो भी लड़ेंगे साथ। तो यानी संघर्ष सवाई माधोपुर में भी गजब का होने वाला है। हॉट सीट बन चुका है सवाई माधोपुर। तो आने वाले दिनों में इन चीजों पर भी हमारी नजर रहेगी और बिल्कुल बहुत जल्दी, एक दो दिन में, आज 25 तारीख हो गई, 28 तारीख तक ही स्थिति क्लियर हो पाएगी, उससे पहले तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों की ही सीईसी की बैठक अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, सफाई व्यवस्था और ऑटो टीपर नगर परिषद की बात करते हैं। सफाई व्यवस्था, ऑटो टीपरों को लेकर के भ्रष्टाचार का खेल नगर परिषद में चल रहा है। इसकी लाइव भी मैंने आपको दिखाई थी। आज कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की है, मैडम सिर्फ 3 से 4 ऑटो टीपर चल रहे हैं, बाकी सब खराब पड़े हैं, और उसके बावजूद भी डीजल उतना ही उठ रहा है। महाराज कैसे उठ रहा है डीजल? कहां जा रहा है डीजल? किसकी शय पर डीजल उठ रहा है? कल बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मैंने तहसीलदार महोदय से भी बात की है, क्योंकि अब इस समय तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने कहा साहब पट्टों का काम तो हमने पूरी तरीके से अभी बंद कर रखा है, अच्छी बात है। रोड लाइट, उन्होंने कहा कि क्या करें, आचार संहिता लग गई, नई रोड लाइटों के लिए तो हम टेंडर कर नहीं सकते, लेकिन पुरानी रोड लाइटों को हम ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। नई रोड लाइटों के टेंडर हुए हैं मैडम, कुछ दिन पहले ही हुए हैं, जानकारी ले लो आप पहले तो, बिल्कुल आप जानकारी ले लीजिए। और जो पार्षद हैं जिन्होंने आज लेटर भेजा है मुझे, विकास शेखला है, विनोद गुप्ता है, और भी 2-3 पार्षद हैं जिन्होंने लेटर पैड आज कलेक्टर मैडम को दिया है कि अगर सफाई व्यवस्था, रोड लाइट की व्यवस्था इनको सुधारा नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन करना भी चाहिए। आपके चुनाव आप जानो, आपकी व्यवस्थाएं आप जानो, रोशनी का त्योहार है, बड़ा त्योहार है, इसको लेकर के भी अगर आपकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है तो काहे की नगर परिषद है? फिर इसको बंद कर दो, ताला लगा दो। 1.5 साल 2 साल से तो परमानेंट आयुक्त नहीं दे पाए, जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर संभालने वाला देखने वाला है कौन बताइए आप? ऐसे काम नहीं चलेगा। आचार संहिता जहां लग रही है लगने दो, लेकिन जनता को तो परेशान मत करो कम से कम। हालांकि खुद जिला कलेक्टर मैडम भी दुखी हैं नगर परिषद की कार्यप्रणाली से। मेरी जब उनसे बात हुई थी तो वो कह रही थी कि नगर परिषद के बारे में तो जितना कहा जाए ना उतना कम है। भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा बन गया, मनमानी का ऐसा अड्डा बन गया नगर परिषद की, कुछ कहना ही समझ में नहीं आता कि क्या कहें। तो इसको लेकर के पार्षद लामबंद हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए, और ऑटो टीपरों को लेकर के जो भ्रष्टाचार का गंदा खेल चल रहा है बैक पर्दे के पीछे, इसकी जांच होनी चाहिए। कितने ऑटो टीपर चल रहे हैं? क्योंकि एसआई से जब मैंने बात की थी उन्होंने तो कह रहे थे 7 ऑटो टीपर चल रहे हैं, बाकी और जो है इनको जल्दी जल्दी ठीक करके हम 14-15 ऑटो टीपर चालू कर देंगे। 7 की बता रहे हो आप, वहां जब हमने मालूम किया तो पता लग रहा है कि 3 ही ऑटो टीपर चल रहे हैं, और तो सब बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। डीजल कितनों का उठ रहा है? गौर करने वाली बात है। रनिंग में कितने हैं और पैसा कितनों का आप उठा रहे हो, झूठे बिल कितनों का उठा रहे हो? ये जो भ्रष्टाचार का खेल नगर परिषद में चल रहा है ना इन दिनों, इस पर बिल्कुल तवज्जो देने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, और पुलिस ने एक वीडियो और वायरल हो रहा है आज 2-3 दिन से गंगापुर सिटी के सोशल मीडिया पर, इन पर कि साहब एक व्यापारी की दुकान के सामने रखी थी मोटरसाइकिल, आए पुलिस वाले, मोटरसाइकिल को उठा करके ले गए साहब और बना दिया चालान हेलमेट का। हमने तो आज तक नहीं देखा। मोटरसाइकिल रनिंग में है, बाइक सवार उसको चला रहा है, उस दौरान उसने हेलमेट अगर नहीं लगाया है, चालान बनता है, बनना चाहिए। व्यापारी की दुकान के सामने से खड़ी मोटरसाइकिल को आप उठा करके ले गए और फिर आपने हेलमेट का चालान रगड़ दिया। कौन से नंबर बढ़वाना चाह रहे हो? कौन से नंबर बढ़वाना चाह रहे हो? ये नहीं चलेगा, गलत चीज है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस व्यापारी के यहां, और वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो फुटेज उसने हर सोशल मीडिया पर डाल दी और वो वायरल हो रही है। ये कारनामे नजर आ रहे हैं। एक आध दिन 2-3 दिन तो फ्लैग मार्च हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में सब कुछ शांत हो गया। कल परसों जब हमने खबर चलाई, आज उसका असर देखने को मिला कि हाँ, पुलिस वापस गश्त शुरू कर दिया। थाना अधिकारी भी नजर आए, उनके पुलिसकर्मी भी नजर आए, फवारे पर भी नजर आए।
ये चीजें कंटिन्यू चलनी चाहिए, मजाक मत बनाओ उनको, ये ड्यूटी है आपकी और ये करना पड़ेगा आपको, करिए ना आप। कौन मना कर रहा है आपसे? जनता भी आपका सहयोग करेगी। तो ये चीजें जो हैं ये कुछ निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी, कोई बड़ा मुद्दा आज नहीं था, क्राइम को लेकर के कोई बड़ी खबर नहीं थी। रंगाई पुताई का काम इन दोनों गांवों में, शहरों में सब जगह चल रहा है और बस लोग अपने अपने हिसाब से दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। और बस यही है कि प्रशासन थोड़ा सा सहयोग करता रहे, लोगों की जो सुनवाई है वो होती रहे, लोगों के काम होते रहें, तो जिंदगी पैरेलल चलती रहेगी। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। चुनावों पर, टिकटों पर, सब चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और हां, कल हमारी जो न्यूज 7 राजस्थान की टीम है वो रहेगी वजीरपुर। जी हां, कल हमारी टीम जो है 2 बजे वजीरपुर पहुंचेगी और वहां जनता के बीच में जाकर के जनता के मुद्दे और जनता से बात करेंगे। वहां से एक चुनावी जो चर्चा है वो हम चलाएंगे। तो कल वजीरपुर पहुंचेगी न्यूज 7 राजस्थान की टीम और वहां से हम लाइव चलाएंगे कल। तो बिल्कुल आप लोग हमें वहां मिलें, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़ें, अपनी बात बेबाक तरीके से रखें और कल से वहां एक चुनावी कैंपेनिंग हम चलाएंगे वजीरपुर से। उम्मीद करता हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। और ये जो रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछा था, ये बढ़िया खूबसूरत सा फैमिली रेस्टोरेंट है, पगड़ी रेस्टोरेंट, नरूका प्राइड की ओर से। आप जब यहाँ आएंगे अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा भोजन और अच्छा आओ भगत और अच्छा सब। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं आज का लाइव आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मिलेंगे अच्छे मुद्दों के साथ में, आपकी समस्याओं के साथ में और कुछ नई ताजा अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 7 राजस्थान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। जय हिंद और जय भारत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।